एक्स। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ पर माइनस एक्स क्यों हुआ? माइनस एक्स इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अपोजिट डायरेक्शन को हमें क्या लेना होगा? नेगेटिव लेना होगा, इसलिए हमने m1 माइनस एक्स लिख दिया। अब यहाँ से क्या हमने कर दिया था? m2 इंटू एल इज इक्वल टू उस साइड ले गए दोनों माइनस एक्स वाले को, तो m2 प्लस m1 इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2, m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। तो हम कह सकते हैं कि m1 से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या है? m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी हम एक तरह से बोल सकते हैं, एक तरह से हमेशा ध्यान में रखिए, जो सेंटर ऑफ मास जो लाई करता है, ध्यान में रखिए सेंटर ऑफ मास ऑलवेज ऑलवेज always lie on the line joining two masses। ठीक है, दोनों मास को जो लाइन कनेक्ट करती है उसी की तरफ होती है। दूसरा है कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज lie towards the heavier mass, जिधर हैवी बॉडी रहेगा उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। चलिए यहाँ से लिखिए, जो जो लिखना है फटाफट लिखिए। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या? एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ये है कि मास मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। ये हमने पढ़ाया था कि मास मोमेंट जो सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, हम क्या अप्लाई करेंगे कि मास मोमेंट जो रहता है अबाउट द सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। तो यहाँ पर ये देखो, ये हमने m1 m2 दिया है तो हमने इसे सेंटर ऑफ मास मान लिया। तो इसके अबाउट जो मास मोमेंट रहेगा दोनों का वो जीरो होगा। तो इसके अबाउट देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x। तो m1 इंटू माइनस एक्स लिख दिए, इसलिए लिख दिए क्योंकि ये नेगेटिव साइड में जा रहा है। और इसका हमने लिख दिया m2 इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से x कैलकुलेट कर ली, ये हम कल बता दिए थे लास्ट क्लास में। उसके बाद सर हमने 2 पॉइंट बताया है कि सेंटर ऑफ मास जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है? जो दो मास है दोनों को अगर जो लाइन ज्वाइनिंग करता है उसी लाइन पर पाया जाता है। दूसरा हमने ये बताया कि सेंटर ऑफ मास लाई टुवर्ड्स द हेवियर बॉडी। जो सेंटर ऑफ मास रहता है जिधर एकदम हैवी बॉडी रहता है उसी तरफ ये लाइक करता है। चलो पूछो इमन। सर ये सेंटर ऑफ मास रोटेशन मोशन में है। हाँ, रोटेशनल मोशन में ही है। यानी अब एक तरह से आप लोग का रोटेशन स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे करके हम बढ़ते चलेंगे। चलो जो लिखना है उसको फटाफट नोट कीजिए। कल जहां तक लिखे थे उससे आगे लिखिए, फिर आगे लेकर के चलता हूँ। सब पूरा नोट कर लिया। हो गया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। एक तो देखिए आपके पास फॉर्मूला भी आ गया है, अब एक फॉर्मूला भी आ गया है और हम इस मेथड से क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। एक मिनट रुकिए। ठीक है, नोट देखो,
अगर दो मास है हमारे पास m1 और दूसरा मास है m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r मान लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पर है, अगर हमने बोला कि m1 से उसकी दूरी r1 है और m2 से उसकी दूरी क्या है, r2 है, तो क्या होगा, r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू आर अपॉन m1 प्लस m2। इसको ध्यान में रखिएगा, जब हम r1 फाइंड कर ले रहेंगे तो m2 इंटू आर करेंगे, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। जब r2 फाइंड करेंगे तो m1 इंटू आर अपॉन m1 प्लस m2 करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को। लेकिन अब हम इसके ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है। बेसिक सा क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो है एक 5 kg का बॉडी है और एक यहाँ से ये जो है 7 kg का बॉडी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 6 मीटर। तो अब आपको फाइंड करना है, फाइंड सेंटर ऑफ मास, find center of mass of given system, center of mass of given system, of given system, ठीक है, center of mass of given system from 5 kg body। find distance of center of mass। चलो ठीक है, सिस्टम फ्रॉम 5 kg बॉडी फाइंड करना है, कितनी दूरी पर होगा, सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए जाएंगे 5 kg बॉडी से, तो हम मान लेते हैं कि 2.5 आ रहा है 5 सर। kg 0.5 यस सर। देखते हैं कितना आएगा, हमें क्या पता, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा 2 मिनट का टाइम दी, तब तक इसको नोट करके सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो गया, देखिए यहाँ पर देखते यस हैं। सर। देखो, एक तो या तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, या नहीं तो हम पूरे प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पूरे जब हम प्रोसेस से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है, x, x कितना है, x, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स। तो मास मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास 0, तो यहाँ से देखेंगे तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, 5 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 6 - x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो -5x होगा, +42 होगा, -7x इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 42। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 42/12। चलो पूरा सॉल्व करो, पूरा नोट डाउन करो, ठीक है।
इतना आंसर आ रहा है किसी का? 3.5। 3.5 आ रहा है तो सही है। यानी समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने हम सीख चुके हैं। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये हो गया, पूरा नोट डाउन हो चुका है। यस सर। यस सर। ठीक ठीक सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का स्टोरी देखेंगे। यहाँ पर क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर अब सारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। यहाँ पर रखा हुआ है, मान लो कि एक मास m1 है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, जिसका पोजीशन वेक्टर हमें r1 वेक्टर दिया हुआ है। दूसरा मास क्या है, m2 है। दूसरा मास क्या है, m2 है, जिसका पोजीशन वेक्टर r2 दिया हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे पार्टिकल है। तीसरा ये m3 है जिसका पोजीशन वेक्टर r3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब हम मान लेते हैं कि इन सबका सेंटर ऑफ मास, अब इन तीनों का हम तीन ही का लेते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट nth ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, लेकिन हम तीन लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, तो हम मान लेते हैं कि किस बॉडी का जो पूरा सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। कोई प्रॉब्लम? कहीं भी मानना है हमें, उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो इस पोजीशन वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हम लिख देंगे, आरसी वेक्टर मान लो हमने लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? इसका रिजल्ट है। आरसी वेक्टर, हाँ आरसी मतलब सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर हमने लेट सर एक बार फिर ये से क्या एक्सप्लेन किया। कर दीजिए। चलिए, कहने का है कि देखो तीन मासेस, मास ये तीन या तीन से ज्यादा बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या है कि m1 का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है, m3 का पोजीशन जो है कितना r3 वेक्टर। ठीक है, तो हम मान, तो अब इन तीनों का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। तो हमने बोला ठीक है भाई, मान लिया कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है। हमने एज्यूम किया, लेट लेट माना कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो और इसका पोजीशन वेक्टर क्या, आरसी वेक्टर ही फाइंड करना है। हमने लिख दिया। उसके बाद यस हमारे सर। पास एक कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी हमने पढ़ा है, मास मोमेंट कॉन्सेप्ट। मास मोमेंट कॉन्सेप्ट, मास मोमेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मास मोमेंट रहता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये सेंटर ऑफ मास ले लिए, अब इसके अबाउट मास मोमेंट, तो इसके अबाउट जो मास मोमेंट रहेगा ये होगा। ठीक है, ये पोजीशन, तो मास मोमेंट क्या लिखते हैं, सर वीडियो हो पॉज जाएगा। हो गई आपकी। अभी दिख रही है? यस सर दिख रही है। दिख रही है? ये r1 वेक्टर है और ये rc वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस rc वेक्टर। यस सर।
क्योंकि देखो आरसी वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू आर वन वेक्टर, ट्राइंगल लॉ का हमने यूज किया, तो दिस वेक्टर इज इक्वल टू आर वन वेक्टर माइनस आरसी वेक्टर। तो ठीक है, तो ये वाला वेक्टर को हम लिख देते हैं आर वन वेक्टर माइनस आर सी वेक्टर। उसी तरह इसके साथ में जो पोजीशन होगा उसको भी लिख देंगे हम आर टू वेक्टर माइनस आर सी वेक्टर। उसी तरह से जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर ऑफ मास से, उसको क्या लिखेंगे, आर थ्री वेक्टर माइनस आर सी वेक्टर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मास मोमेंट लिखेंगे m1 का लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे r1 वेक्टर माइनस rc वेक्टर प्लस m2 रहेगा, m2 का कितना लिखेंगे r2 वेक्टर माइनस rc वेक्टर प्लस m3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे r3 वेक्टर माइनस rc वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि तीन सिस्टम में तीन ही है तो सबका मास मोमेंट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं m1 इंटू आर वन वैक्टर प्लस m2 इंटू r2 वैक्टर प्लस m3 इंटू r3 वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू rc वैक्टर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं rc वैक्टर। तो फिर जब यहाँ से जब हमारा rc वेक्टर आएगा वो rc वेक्टर क्या हो जाएगा, rc वेक्टर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन, ध्यान में रखना इसका डेरिवेशन कहीं नहीं बताया जाता है, सिंपली उठा करके सिर्फ ये फॉर्मूला बता दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ। इससे हमने इसका डेरिवेशन किया है मास मोमेंट से। ठीक है, m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपन m1 प्लस m2 प्लस m3। चलिए नोट डाउन कीजिए। सर ये आरसी जो होता है यही तो सेंटर ऑफ मास बताता है। हाँ, यही सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर तो बता तो दिया। तो अब सर यहाँ उससे तक पहले सर ये डायग्राम में सर इससे पहले वाला हाँ जो हमने क्वेश्चन दिया था ना उसमें हमने आर वन इक्वल टू एम वन आर डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू लिखवाया था। हाँ m1 r, अरे तो वो अलग था ना, उसमें हाँ सिंगल तो मास सर का उसमें पार्टिकल था। हाँ सर उसमें उसमें फॉर्मूले में पुट करके एम वन और आर की वैल्यू से तो सर आंसर नहीं आ रहा, उससे आंसर आ रहा था आंसर कुछ आ और। जाएगा, वेट करो, मैं उस क्वेश्चन को भी इससे सॉल्व करूंगा, पहले इसको नोट डाउन करो, सब आंसर आएगा। सर ये आपने डायग्राम में r1 वेक्टर माइनस rc वेक्टर कैसे आया था? हाँ r1 वेक्टर मैंने, देखो ये ट्राइंगल लॉ से आया कि देखो rc वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर। देखो ये क्या है, rc वेक्टर है, इधर क्या है, कोई मान लो अननोन वेक्टर को क्या मान लोगे, p वेक्टर मान लो ये, और ये हमारा क्या है r1 वेक्टर। सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। तो आप देखो लिख सकते हैं ट्राइंगल लॉ से rc वेक्टर प्लस p वेक्टर, rc वेक्टर प्लस p वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया r1 वेक्टर, इधर से जा रहा है इधर r1 वेक्टर, तो p वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं r1 वेक्टर माइनस rc वेक्टर। चलो फटाफट नोट करो। सर ये ब्लू लाइन क्यों ली है आपने क्या डायग्राम? ब्लू लाइन लिया ये हूँ, ब्लू सेंटर लाइन ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर।
हो गया, नोट कर लिए? सर अभी नहीं है। चलिए कीजिए। सर डन। चलो बाकी जो नहीं किए हैं, हो गया सर। चलिए ठीक है। सर इससे पहले वाला फॉर्मूले से करके बता दीजिए। अरे सब बताएंगे ना, तो एकदम चिल रहो। अभी तुम देखो तो सही, तुम मजे लेते जाओ, कोई भी चीज नहीं छूटेगा, एक छोटी से छोटी चीज भी नहीं छूटेगी, समझे? ओके सर। सर हमें आप आप पे लोग पूरा बस भरोसा है। वो बस हाँ भरोसा है। चिल रहिए, देखते जाइए। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बता देंगे ना, जो आप लोग जो पास आउट वाले बैच है ना, उनसे पूछिएगा, ठीक है? 11th 12th में तुम लोग पढ़े थे ऐसा कॉन्सेप्ट क्या? ठीक है, बस आराम से मजे से रहो, समझे? लेकिन क्या नाम है, अंचित जैसा मजा नहीं लेना है, पढ़ना है, ठीक है? पढ़ता मैं नहीं है वो, कौन सा दूसरे मजा नंबर ले रहा देना। हूँ? तुम पता है, सब बता रहा था मैं, गर्व ने सब बता दिया तुम्हारे बारे में, मुझे सर कहाँ बदमाशी आप करता छोटू है। की बातों पे विश्वास करते हो? सबसे चलो ज्यादा यहाँ मजे देखो, तो क्षितिज ले रहा है। क्षितिज तो लेता ही है, साढ़े पढ़ता नहीं 11 है। बज गए, अब चलो, तक सो रहा है। तो उसका लॉस हो रहा है ना। देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट उसको कहाँ मिलने वाला, कहीं भी यूट्यूब वीडियो वीडियो झेल लेगा, कहीं नहीं मिलने वाला इसको। बहुत मुश्किल से 2-4% अनअकैडमी ही का पढ़ा है आपको शायद। फैकल्टी करते। चलो ठीक है, यहाँ देखो आरसी वेक्टर हो गया। अरे बस आप लोग यहाँ पढ़ते जाओ शांति से। आरसी वेक्टर अभी हमने क्या डिराइव किया है? आरसी वेक्टर इज इक्वल टू, हमने पता किया है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब पता है हमें आर वेक्टर क्या बताता है? पोजीशन वेक्टर। तो आप बताओ R1 वेक्टर क्या है? R1 वेक्टर क्या है? M1 का पोजीशन वेक्टर, X1 I कैप, Y1 J कैप और Z1 K कैप। समझ में आ रहा है? यहाँ पर X1 Y1 Z1 क्या है? M1 का पोजीशन कोऑर्डिनेट है। उसी तरह से R2 वेक्टर भी होगा और उसी तरह से R3 वेक्टर होगा। और RC वेक्टर क्या हो जाएगा? XC I कैप प्लस YC J कैप प्लस ZC K कैप। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट। तो इसको हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं। XC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। YC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। और उसी तरह से z कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं उसका, ये फार्मूला जिस तरह से आया है, M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 इंटू Z3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। चलो यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर सॉल्व करते हैं।
सर डन। चलो हो गया। अब देखो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, इस फॉर्मूले के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तुम्हारा यही क्वेश्चन है, आप लोगों को यही क्वेश्चन है कि हमें वो जो यही क्वेश्चन था ना, एक m1 था और यहाँ से एक मास क्या था m2। अब इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। यस सर। तो इस मेथड से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सिस लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो बड़ी मोहब्बत से हम ध्यान में रखिएगा, जो एक्सिस लेते हैं ना, तो उसका जो ओरिजिन रहता है ना, हमेशा कहाँ पर रखते हैं पता है, किसी एक मास के ऊपर, या तो यहाँ पर रखेंगे या तो यहाँ पर, ठीक है। तो हमने स्टेप 1 में एक्सिस लिया कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये y हो गया, ये x हो गया। तो आपको पता है कि सिर्फ इसी में से x एक्सिस वाला ही होना है, क्योंकि y में कुछ जाना है नहीं, वन डायमेंशनल बॉडी है। तो अब इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो पहले हम इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे। यहाँ पर ओरिजिन पर है तो इसका कितना कोऑर्डिनेट है, 0,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, अगर ये लेंथ हमें l दिया हुआ है, वहां से वहां तक का लेंथ l है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, l,0। कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। ठीक है। तो देखो m1 इज इक्वल टू, यहाँ पर m1 लिखा हुआ है, x1 इज इक्वल टू 0 है और y1 इज इक्वल टू भी 0 है, कोई प्रॉब्लम? और m2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m2, और x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l, x2 इज यस इक्वल टू l और y2 इज इक्वल टू 0। 0। तो अब हमें x सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। x सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लाए हैं, फॉर्मूला अपन m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास जब हम फाइंड करेंगे, यहाँ से हम जो मेजर कर रहे हैं, तो m1 को तो m1 लिखेंगे, लेकिन x1 क्या है, 0, प्लस m2 को m2 लिखेंगे और x2 कितना है, l, अपॉन में m1 प्लस m2। यानी देखो यहाँ से कैलकुलेट होकर क्या आ रहा है, m2 l अपॉन m1 प्लस m2, m2 इंटू l अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलो नोट कीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? यानी अब यस सर। यहाँ से कितनी दूरी पर है सेंटर ऑफ मास, तो यही क्या है, L xcm, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। x। सेम फॉर्मूला आया? यस सर सेम फॉर्मूला है। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। सर बस इसमें हमने ओरिजिन से मान लिया, इसलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कुछ भी करो, टेंशन ना लो। बस जितना बताते जा रहा हूँ उसको समझते चलो, फिर देखो जितना बताते हो उतना पढ़ते जाओगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ओके सर। हो गया? यस सर हो गया। चलो वेरी गुड।
ठीक है, अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। पहले क्या करना है, एक्सिस लेना है, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है। ये क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका साइड क्या है ए। ठीक है, यहाँ पर एक 1 kg मास है, यहाँ पर क्या है 2 kg मास, और ये क्या है 3 kg मास। ठीक है, अब ट्रायंगल, तो अब आपको फाइंड करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, coordinates of center of mass of given system, given system। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आपको क्या कीजिएगा, एक्सिस लीजिएगा। तो कोशिश क्या करना है, एक्सिस क्या लेना है, एक ऐसा एक्सिस लेना है जिसका ओरिजिन किसी एक मास पर हो। तो हम इसी को ले लेंगे, आसान होगा, ये एक्स ले लो, ये वाई, और फिर यहाँ का कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखो, यहाँ का और यहाँ का कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखो। फिर उसी तरह x1 और y1 का फॉर्मूला पर बिठा करके सॉल्व कर दो। चलो सॉल्व करो। बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। चलिए देखिए, सॉल्व कर दें। यहाँ पर देखो, ये देखो, सबसे पहले ये तो है, यहाँ पर ओरिजिन, इसका ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0। आवाज जा रहा है? इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, Yes, sir. a,0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A इसका by 2। कोऑर्डिनेट डायरेक्टली नहीं। हाँ चलो ठीक है, a by 2 a माइनस by रूट 2 3 by 2 है, √3/2 2 है by a by 2। हाँ यस, वही तो, √3 × a/2 हो जाएगा। देखो कैसे करके, वेरी गुड, कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, a ऑफ cos 60। cos 60 क्या हो गया, a/1/2, a/2 हो गया। ये कितना हो जाएगा, ये sin 60, तो क्या हो गया, √3 a/2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? वो सर। तो अब क्या है, अब जो मजे की बात ये है, हाँ, कि अब देखो m1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 kg, m2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 kg, और m3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 kg। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू क्या हो गया a, और y2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, x3 इज इक्वल टू क्या हो गया a/2, और y3 इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 a/2। ठीक है, √3 a/2। इतना कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? नो नो सर। चलो ठीक है, तो अब हम देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो अब हम क्या लिखेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास को क्या लिखेंगे, बताओ हेमंत, फॉर्मूला बताओ। m1 x1 m1 m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m2 x2 Plus M3 X3
on M1 वेरी plus गुड, M2. तीनों का कंट्रीब्यूशन रहा मतलब इस फॉर्मूले M1 में। plus M2। m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो यहाँ से xcm लिख देंगे। तो m1 कितना हो गया 1। देखो ओरिजिन पर लेने का फायदा देख रहे हो अंकित, गुना भागा नहीं, कुछ नहीं, कोई मल्टीप्लाई यस डिवाइड सर। नहीं करना पड़ेगा। 1 Yes, इंटू sir. जीरो जीरो, मजा आ गया। Yes. Yes, sir. 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू ए बाई A 2 by प्लस कितना होगा, तीनों को जोड़ देंगे, 3 2 प्लस 5, 5 प्लस 1 6, ठीक है। 3 प्लस 2 5 और 1 क्या हो गया 6। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना हो गया 3a/2 और 2, 3a/2 कितना हो गया 1.5 A by और 2. 2 3.5, Oh, 7a/2 इंटू 6 3.5 मतलब, ठीक है। तो 7a/12 हो गया। चलो XCM का कोऑर्डिनेट पता चल गया 7a/12। चलो Yes. स्क्रीनशॉट लो इसको, Yes, sir. हो गया। Yes, sir. चलो ठीक है। सर मैंने नहीं खींचा, मेरे लिए खींची। आपने नहीं खींचा, अब मैं भेज दूंगा। कोई नहीं, चलो ले लो, इतना क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि रफ हो गया, इसमें तो इसी चीज का फायदा है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, ये देखते, अब हमें YCM फाइंड करना है। तो Y सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 प्लस m3 इंटू y3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो क्या हो गया Y सेंटर ऑफ मास क्या हो गया m1 y1, m1 1 इंटू 0 है, देखो इधर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो m1 क्या है m1 y1 1 इंटू 0, m2 भी क्या है 2 इंटू 0, ठीक है। m2 y2, m2 2 है, y2 0 है, m3 कितना है 3 और y3 कितना है √3a/2। तो क्या होगा 3 इंटू √3a/2 और नीचे कितना हो गया m1 Six. प्लस m2 6। तो y सेंटर ऑफ मास कितना हो गया 3√3a/2 इंटू 6, 3 2 जा 6, तो √3a/4। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया XCM YCM, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट हुआ XCM आ गया 7a/12 और YCM कितना आ गया √3a/4। कोई प्रॉब्लम? No. देखो एक यानी इसका कोऑर्डिनेट कहीं कहाँ होगा, कहीं पर क्या बोला पहले 7a/12, यानी 7a/12 यानी हाफ से कुछ ज्यादा, 6/12 रहता तो हाफ पर रहता, यानी हाफ से कुछ ज्यादा, यानी इस लाइन में होगा। ये a/2 यहाँ पर है तो 7a/12 कुछ इस लाइन पर है, यानी इधर होगा। और दूसरी बात जो ऊपर से आते इसमें क्या बोला √3a/4, यानी किसी बीच वाले पॉइंट पर। ऐसा क्यों होगा, इधर क्यों हुआ, देखो ये बीच में इसलिए हुआ कि ऊपर भी 3 kg है, नीचे भी 3 kg है, तो सेंटर ऑफ मास इसका कहीं बीच वाले लाइन में हो गया, ठीक है। Yes, sir. देखो यहाँ पर अब देखो इधर x में देखेंगे, यहाँ 1 kg है, यहाँ 2 kg, बीच में 3 kg है, लेकिन यहाँ 1 kg, यहाँ 2 kg, तो थोड़ा क्या रहेगा 2 kg की तरफ, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया सेंटर ऑफ मास। और मजे की बात एक बात बताऊं कि सेंटर ऑफ मास पोजीशन है तो यहीं पर हमेशा होगा, यहाँ से हिलेगा कभी नहीं। लेकिन अगर हम रेफरेंस फ्रेम यहाँ से ना लेकर के यहाँ से लिए रहते तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ और आता, लेकिन आता कहाँ पर, यहीं पर। 70 वही बैठती। हाँ, पोजीशन वही रहता, कोऑर्डिनेट अलग होता। यानी हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास नेवर डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम के ऊपर सेंटर ऑफ मास नहीं डिपेंड करता। हाँ, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होता है लेकिन पोजीशन क्या रहता है, वही रहता है। अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का है तो तुम यहाँ पर लो रेफरेंस फ्रेम तब भी यही आएगी, यहाँ पर लो तब भी यहाँ आएगा, और यहाँ पर ले लोगे तब भी यहीं पर आएगा। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. चलो इसको स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया सर। ले लिया,
चलो अच्छी बात है। अब देखो एक और क्वेश्चन देते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करके आप लोग लाइएगा, ठीक है। ठीक है, x ये y, इसका फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम। ये भी, ये साइड क्या है, ये लेंथ क्या है, या स्क्वायर है, ये a है, ये है। फाइंड सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम। सर a/2 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 कैसे दिमाग लगाया? सही आंसर है, आप बताओ। अपोजिट अपोजिट ऑब्जेक्ट हैं तो सर बीच में होगा सेंटर ऑफ मास और लेंथ a है, तो अपोजिट अपोजिट, a/2 वेरी हो गुड। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो यहाँ भी 6 kg है, इधर भी 6 kg है, तो बीच में ही होगा। ऊपर भी 6 kg, नीचे, तो ये तो डायरेक्टली आंसर आ गया a/2 सही। एक बार इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और चलिए अभी और मैं क्वेश्चन से देता हूँ। एक मिनट रुको। ये क्या कर रहे हो तुम लोग जो ग्रुप में? हाँ? सर मैं नहीं हूँ। घर पढ़ लो, उसके बाद भेजते रहना। समझे? भेजो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ लो पहले। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देख करके लग रहा होगा हेमंत। कॉपी में नोट डाउन कर लेना और इसको सॉल्व भी करना। यस सर। सर डन हो गया? यस सर। सॉल्यूशन भी दूं क्या? नो सर, कल ले लेंगे, कल ले लेंगे। चलो कल देंगे। तब ये लो और क्वेश्चन स्क्रीन, ये सारे क्वेश्चन का लिख करके रखना ताकि हमें लिखाने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ ब्लैक वाला ही क्वेश्चन है। वाह, यस सर। स्क्रीनशॉट? यस सर, सबका ले लिया। चलिए ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना? थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।